देखिए कक्षा 11 की क्लास में एक चैप्टर है सांको। सांको के अंतर्गत हमने बताया था क्या क्या आता है। सांको के अंतर्गत आता है वृत्त, परवलय आता है, दीर्घवृत्त आता है और अधिपरवलय आता है। ये सभी आकृतियां किसके अंतर्गत आती हैं? सांको के अंतर्गत। देखिए हमने वृत्त आपने हाई स्कूल में पढ़ा या 9th में भी पढ़ा है, लेकिन जो वृत्त वहां पढ़ा था उसके आगे यहाँ पर बताया जाएगा ऐसे वृत्तों के समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, त्रिज्या r हो, उसका समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। या फिर वृत्त का केंद्र h, k और त्रिज्या r हो तो उसका समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। ये सब चीजें वहां पर बताई गई थी, मतलब कि यहाँ फर्स्ट ईयर में बताई जाएंगी। ये जो चैप्टर है जब आप इंटर में जाएंगे तो समाकलन का अनुप्रयोग चैप्टर है, तो उसमें ये सभी आकृतियां मिलेंगी। जब आप इनका चित्र सही से बना पाएंगे तभी उस चैप्टर को हल कर पाएंगे। 8 नंबर का सवाल वहां से बोर्ड पेपर में आता है और 2 प्रश्नावली होती है। बात करें इस 11 वाले जो है 11 की जो मैथ, तो ये जो चैप्टर है हर कंपटीशन में जो कोई बड़ा कंपटीशन होता है उसमें कम से कम 5 नंबर का इससे आता है। तो देखिए आज हम बात करेंगे वृत्त की। पहले हम तुम्हें बता चुके हैं लेकिन सूत्र एक बार फिर लिखते हैं क्योंकि प्रश्नावली तो हम हल कर चुके हैं, उदाहरण बताएंगे आज। देखिए सब सूत्र इस तरफ हम लिखे देते हैं। हमने बताया था एक चीज, वृत्त किसे कहते हैं वो सब हम बता चुके थे और छोटी क्लासों में बता चुके हैं। फिर से परिभाषा एक बार हम बता दे रहे हैं। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र होता है। और क्या क्या होता है इसमें हमने वो बताया था आपको। इसमें त्रिज्या होती है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि पर चाहे जहां मिला दे वो सब क्या है, त्रिज्या है। और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती हैं? एक वृत्त में बहुत सारी जीवाएं होती हैं। जीवा किसे कहते हैं वो भी हमने बताया था। वृत्त की परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। लेकिन परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे को तो मिलाए लेकिन केंद्र से होकर जाए तो वो व्यास कहलाती है। व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती हैं? एक दो नहीं कह सकते, अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, अनंत नहीं, अनेक होती हैं। क्योंकि हमने बताया था कि जैसे कि एक वृत्त बना हुआ है ये, और ये इसका व्यास है तुम्हारे अनुसार, लेकिन ये भी रेखा तो कहां से होकर जा रही? केंद्र से। तो ये भी क्या है? और ये क्या है? तो आप गिन लोगे क्या? गिन नहीं लोगे, लेकिन इसे हम अनंत नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये सब आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके थे। यहाँ पर आपको बताया जाएगा यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो, क्या हो? मूल बिंदु, केंद्र। मूल बिंदु का मतलब जानते हैं आप, क्या हो? 0, जब तक अभी आपको 3 डायमेंशन नहीं पढ़ाया जाता तब तक 0, कहेंगे। जैसे ही आपको 3 डायमेंशन फर्स्ट ईयर में बताया जाएगा, इंटर में तो पूरा 3 डायमेंशन है, तब हम मूल बिंदु का मतलब समझेंगे 0, अभी हम 2 डायमेंशन में बता रहे हैं आपको। क्या बता रहे हैं? 2 डायमेंशन में बता रहे हैं। बहुत सारी चीजें चूंकि 3 डायमेंशन में चीजें होती हैं इस प्रगति में, लेकिन जो चित्र होते हैं वो हम 2 डायमेंशन में ही बना सकते हैं। इसीलिए 2 डायमेंशन आप यहाँ पर बोर्ड में ही देख सकते हैं, आप अपनी कॉपी में ही देख सकते हैं। क्योंकि 3 अक्ष जो होते हैं 3 डायमेंशन में कैसे होते हैं? एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। तो देखिए 2 तो लंबवत दिखाए जाते हैं, जैसे एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तीसरा अक्ष जो होता है वो इस तरीके से या तो हमारी तरफ होगा या तो तुम्हारी तरफ होगा। तो ना आप इसको ऐसे बाहर निकाल के दिखा सकते हैं, ना जैसा हमने अंदर को किया था ना वहां पर दिखाया जा सकता है। इसलिए चित्र 2 डायमेंशन ही बनाए जा सकते हैं, 3 डायमेंशन की कल्पना कर सकते हैं। ठीक, जब कभी कभी ऐसा होता है कि आप फिल्म देखने जाते हैं तो जब 3 डायमेंशन फिल्म दिखाई जाती है तो वहां पर टाकीज में फिर आपको क्या दिया जाता है? चश्मा दिया जाता है, तभी आप 3 डायमेंशन फिल्म देख सकते हैं। वो चश्मा फिर तुमको दे नहीं दिया जाता है, निकलने के पहले ले लिया है। तुम हर जगह 3 डायमेंशन देखने लगी होगे। वृत्त का केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या क्या हो? आर हो। तब
वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण। अभी तक आपने एक भी नहीं पढ़ा, फिर भी समझ में आएगा, लेकिन बस सूत्र देखते रहिए। वृत्त का केंद्र मूल बिंदु, त्रिज्या r हो तो वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। 3 सूत्र याद करना, एक प्रश्नावली आ जाएगी। दूसरा, वृत्त का केंद्र अगर बेटा हो, केंद्र हो h कामा के और त्रिज्या हो r, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तीसरा देखिए, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? वृत्त का व्यापक समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। वृत्त का केंद्र ज्ञात करने का सूत्र यहां से होता है। देखिए यहां पर तो था केंद्र और त्रिज्या दी थी तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करना। इस सूत्र में है वृत्त का समीकरण दिया हो तो केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना, केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना। केंद्र होता है माइनस जी कामा माइनस एफ और त्रिज्या अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। इन दोनों सूत्रों का प्रयोग कब करना है? जब केंद्र और त्रिज्या दिया हो और वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। इसका उपयोग कब करना है? जब वृत्त का समीकरण दिया हो और क्या पूछे? केंद्र और त्रिज्या पूछे। इन तीनों से काम चल जाएगा। लेकिन और अधिक जानकारी देखिए इसमें कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हो तो वृत्त का समीकरण x माइनस x1 एक कोष्ठ में, दूसरे में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर 0। और चीज देख लीजिए जो कि आप पहले से भी पढ़ते आए हैं, फर्स्ट ईयर हाई स्कूल से भी, कि दो वृत्त परस्पर वाह्यता स्पर्श कब करते हैं? वृत्त दो तरह से स्पर्श कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे। वाह्यता स्पर्श का मतलब ये होता है कि बाहर बाहर स्पर्श किया, ये हो गया वाह्यता स्पर्श। और एक होता है अंतः स्पर्श का मतलब ये अंदर अंदर स्पर्श करेंगे, तो ये हुआ अंतः स्पर्श, ये हुआ वाह्यता। तो वाह्यता स्पर्श कब करते हैं? जब वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी, एक केंद्र इसका है और केंद्र ये है, ये केंद्रों के बीच की दूरी। देखिए ये O1 केंद्र वाला वृत्त है, ये O2। इसकी त्रिज्या क्या है बेटा? R1 और इसकी त्रिज्या क्या है? R2। क्या है? R2। तो यदि केंद्रों के बीच की दूरी, यानी केंद्रों के बीच की दूरी क्या हुई? O1 O2। O1 O2 का जो मान हो त्रिज्याओं के योग के बराबर हो, R1 प्लस R2। R1 में R2 जुड़बे तब तो ये O1 O2 है। यदि केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर हो तो वृत्त कैसे स्पर्श करते हैं? वाह्यता। यदि देखिए पहले का केंद्र ये था, पहले वाले, ठीक, ये केंद्र था O1 और त्रिज्या इसकी क्या थी? R1। दूसरे वाले का केंद्र ये है, मान लो O2 और त्रिज्या क्या है? R2। तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी O1 O2 किसके बराबर होगी? त्रिज्याओं के अंतर के बराबर। O1 O2 का मान R1 माइनस R2 के मान के बराबर होगा। यदि O1 O2 का मान त्रिज्याओं के अंतर बड़े में छोटा घटा जाता है तो R1 बड़ा है कि R2? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक R1 है और ये R2 है, तो R1 बड़ा कि R2? R1 है, R1 माइनस R2। इन चीजों का उपयोग आगे का ही मिल सकता है, इस प्रश्नावली में तो नहीं मिलेगा, हाई स्कूल में लेकिन मिला होगा। वो भी अंसार्ड में मिलेगा, इसी एनसीईआरटी वाली बुक में नहीं है कहीं पे, हाई स्कूल में भी। तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर हो तो वृत्त वाह्यता स्पर्श करेंगे। केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर हो तो वृत्त अंतः स्पर्श करेंगे। इतनी बात जानने के बाद, चूंकि प्रश्नावली हम पढ़ा चुके थे, तो अब उदाहरण इसके हम बताते हैं। चलिए देखिए पहला उदाहरण क्या है। इतनी चीज अभी सीखी है क्योंकि हम बहुत पहले से बताते आए हैं, सब सूत्र भी बता चुके हैं, उतने से आप सब सवाल हल कर लेंगे। उदाहरण बोलना है। हाँ, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1, केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या r वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए पहला ही मिल गया, केंद्र
0,0 और त्रिज्या आर वाले वृत्त का समीकरण आर वाले वृत्त का समीकरण। आपने कभी ना पढ़ा हो, लेकिन अभी देख लीजिए। अभी हमने बताया केंद्र मूल बिंदु को कहते हैं 0,0 और त्रिज्या आर हो तो उस वृत्त का समीकरण क्या होता है? ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये हो गया उदाहरण नंबर 1 का हल। दूसरा उदाहरण बताइए क्या है? केंद्र -3,2 तथा त्रिज्या 4 इकाई वाले वृत्त का समीकरण क्या है? केंद्र -3,2 3,2 और त्रिज्या 4 इकाई वाले वृत्त का समीकरण क्या है? त्रिज्या आर का मान कितना है? 4 इकाई। 4 इकाई। तुरंत हमने क्या कहा है कि 3 सूत्र इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें इन दो सूत्रों का उपयोग कब करना है? जब केंद्र और त्रिज्या दिया हो। इसका उपयोग कब करना है? जब वृत्त का समीकरण दिया होगा और केंद्र त्रिज्या पूछे तो इसमें क्या दिया है? केंद्र और त्रिज्या दिया और वृत्त का समीकरण। अब इन दोनों में पहचानना है। इसका उपयोग तब करना है जब केंद्र मूल बिंदु हो, यानी केंद्र के निर्देशांक 0,0 हो और त्रिज्या आर हो। तो ये सूत्र लगेगा? नहीं तो फिर कौन सा सूत्र लगेगा? दूसरा ये सूत्र लगेगा। तुरंत देखिए, ये h का मान है और ये k का मान k का मान है, r का मान दिया हुआ है। तो देखिए वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो देखिए बेटा, x माइनस h का मान जब कभी माइनस हो और उसके बाद भी माइनस हो तो एक बड़ा कोष्ठ बनाओ, एक छोटा कोष्ठ नहीं, फिर गलत हो जाएगा। हो सकता है कि ना गलत हो, लेकिन गलत हो गए तो दिक्कत ही है। प्लस y माइनस k का मान 2 का स्क्वायर बराबर r का मान 4 का स्क्वायर। तो x सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो गया? का स्क्वायर। इसको खोल दें सीधे, इसमें कुछ लफड़ा नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो -2 इंटू वाई इंटू 2 तो क्या हो जाएगा? 4y बराबर 4 का स्क्वायर 16। इसे खोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के सूत्र से। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6x हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4y बराबर। देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सबसे पहले x स्क्वायर वाला पद लिखा जाता है, फिर y स्क्वायर वाला, फिर x वाला, कितना x वाला, फिर y वाला, इसके बाद अचर पद 9 और 4 13। ये उधर था माइनस का 16, प्लस का 16, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर 0। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0। ये रहा वृत्त का समीकरण। आ गया है समझ में? चलिए रहा दूसरा उदाहरण आपका। कितना उदाहरण है? 3 है। एक और है, बस 4 है। चलिए अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर तीसरा। क्या उदाहरण नंबर तीसरा बोलिए? वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात। अब यहाँ पर तुम खुद समझ जाओ क्या पूछ सकता है, क्योंकि इसने समीकरण दे दिया है तो अब तुमसे केंद्र और त्रिज्या पूछेगा। देखिए कितनी आसानी से हल करते हैं। इस वृत्त की तुलना कर दीजिए वृत्त के व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण वो लिखा रखा है, वृत्त की तुलना वृत्त के व्यापक समीकरण से करने पर लिख देते हैं समीकरण, जिससे क्योंकि सूत्र बार बार लिखने से याद होता है, देखने से नहीं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से करने पर देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मतलब नहीं। अब देखिए 2gx बराबर 8x, तो x से x कट जाएगा,
2g बराबर 8 8, G g बराबर चार। 8/2, बराबर g बराबर 4 4। इसके बाद y वाला पद देखिए, 2f बराबर, अरे y से y कट जाएगा, 2f बराबर 10 f बराबर 10/2, f बराबर 5। c का मान कितना है? -8 c का मान है -8। c का मान -8 समझ में आ रहा हो गया? और मुड़ रहा हो, आ रहा है। मेरे कुछ पल्ले पर रहो। तो देखिए अब सूत्र लिखा रखा है बेटा हमने, केंद्र होता है -g, या तो -g का मान 4, f का मान 5, केंद्र क्या हो गया? -4, -5। त्रिज्या देखिए उसमें दूसरी तरह से लगा होगा, किताब में लगा होगा ना, जी लेकिन जैसा हमने तो आपको प्रश्नावली में पढ़ाया है वैसे ही हम बता रहे हैं। जी त्रिज्या r बराबर √g² प्लस f² माइनस c। देखिए वो सूत्र सब उधर लिख दिए हमने। जी अब देखिए √g का मान देखिए यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस f का मान 5 का स्क्वायर 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस c का मान 8 का स्क्वायर स्क्वायर करना है क्या? c का मान माइनस का 8। सट्टाबाजी ना आ जाए। एक गलत हो गया, तेल भी नहीं। 4 का स्क्वायर 16 16, 5 का स्क्वायर 25 हमने कुछ कहा था आपसे कि माइनस वाला हो तो कोष्ट में रखते हैं, क्योंकि माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। अब जोड़ लिया जाए, कैसे? अरे सीधे जोड़ लोगे, 8 दूनी 16, 8 का 24, 24 25 हो गया 49, और 49 का वर्गमूल 7 इकाई तेरा 7। 7 इकाई आओ ये आपका रहा उदाहरण नंबर तीसरा। अब हम बताते हैं उदाहरण नंबर चौथा। यदि किताब में कैसा लगा है ऐसे लगाओगे तो फिर परेशान हो गया, समझ में नहीं आता। अब उदाहरण नंबर 4 आप देखेंगे तो उसने सीधे लिख दिया है, 3-4 समीकरण लिखे हैं, फिर लिखा है हल करने पर, और आपने ऐसे ही अगर कहीं पर कर दिया, हल करने में उसने 4-5-6 लाइन में सवाल हल किया है, लेकिन जब उन समीकरणों को हल करेंगे आप तो कम से कम 2-2.5 पेज में हल होंगे। तो इसलिए जैसा हमने बताया उसे हल करिए, ज्यादा ज्यादा 1.5 पेज में पूरा सवाल हो जाएगा। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4, बिंदुओं बोलो बिंदु 2, -2 और 2, -2 और 3, 4 से होकर जाने 3, 4 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x प्लस y बराबर 2 पर स्थित है। x प्लस y बराबर 2। 2। देखिए इस तरीके के हम सवाल बता चुके हैं, सवाल नंबर शायद 10 और 11। ठीक, क्या करना है? क्रिया भी सुन लीजिए पहले। हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, ना केंद्र पता है ना त्रिज्या पता है, दोनों ही लापता है। जब ऐसी बात आ जाए तो हमको बिंदु दिया होता है कि किस बिंदु से होकर जा रहा है, तो हम मान लेंगे कि वृत्त का समीकरण है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसको समीकरण 1 डाल देंगे। हमने कहा है कोई रेखा हो, कोई वृत्त हो, कोई भी सांक हो, जिस बिंदु से होकर जाता है उस बिंदु का निर्देशांक उसको क्या करता है? संतुष्ट। तो पहले इस बिंदु से संतुष्ट करा देंगे, यानी जहां जहां पर इस सूत्र में x है वहां पर 2 रखेंगे, y की जगह -2, उसको समीकरण 2 डाल देंगे, क्योंकि समीकरण 1 उसको डाल चुके होंगे। फिर इस बिंदु से संतुष्ट कराएंगे, समीकरण 3 डाल देंगे। फिर समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे, जो आएगा उसे समीकरण 4 डाल देंगे। वृत्त का केंद्र इस पर स्थित हो, केंद्र क्या होता है? -g, -f, तो -g -f बराबर 2। ये समीकरण 5 हो जाएगा। 4, 5 को हल करेंगे, या तो g से g कटेगा या तो f से f कटेगा। अगर f से f कटेगा तो g का मान निकलेगा, और g का मान इसी समीकरण में रख देंगे तो f का मान निकल आएगा। जब f और g का मान निकल आएगा तो समीकरण 2 या 3 में रखेंगे तो c का मान निकल आएगा। जब g, f और c तीनों मान पता चल जाएंगे तब हम इस समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए, माना वृत्त का समीकरण, माना वृत्त का समीकरण जो होता है वही मान लो व्यापक, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। समीकरण नंबर 1। यहाँ पर देखिए जो भाषा लिखनी है वो हम बोले दे रहे हैं, वो आपको लिख लेनी है। लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं
कि यदि कोई वृत्त हो या कोई भी सांख्य हो, रेखा हो, जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु का निर्देशांक उसको क्या करता है? संतुष्ट करता है। तब पहले बिंदु से संतुष्ट कराने पर, पहले बिंदु क्या होगा? पहला बिंदु, कुर्सी लग बैठ जाओ, इधर पीछे देखा हुआ है कुछ पल्ले पर जाए। पहले बिंदु 2 कामा माइनस 2 से संतुष्ट कराने पर, चलिए संतुष्ट करा देते हैं 2 कामा माइनस 2 से। x की जगह क्या रखोगे बेटा? 2 और y की जगह -2। तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2g, और x की जगह 2 प्लस 2f, और y की जगह क्या रखना है? -2 प्लस c बराबर 0। 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4g माइनस 4f प्लस c बराबर 0। तो क्या आ जाएगा? 4g माइनस 4f प्लस c और प्लस 8 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2। अब दूसरे बिंदु से संतुष्ट कराओ। दूसरे बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु 3 कामा 4 से संतुष्ट कराने पर, तो क्या करोगे? x की जगह क्या रखोगे? 3 और y की जगह 4। तो देखिए क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस प्लस 2f इंटू दिखा सब है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6g प्लस 8f प्लस c बराबर 0। तो 6g प्लस का 8f प्लस c और 16 9 जोड़ लो शाम तक बराबर 0। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में 3 घटा दें, c से c कट जाएगा। चाहे 2 में 3 घटाओ चाहे 3 में 2 घटाओ। समीकरण 3 में 2 घटाने पर, जब लिख दें तो इसी पर ही। समीकरण 2 में समीकरण 3 घटाने पर, 2 में 3 घटा देंगे, क्या है? 2 4g माइनस 4f प्लस c और प्लस का 8 इक्वल टू 0। ये 6g प्लस 8f प्लस c प्लस 25 इक्वल टू 0 माइनस 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 माइनस, देखिए माइनस का 2g माइनस का 12 भैया 8 4 12 तो होता है, और c से c कट जाएगा। 25 में 8 घटाओ जल्दी, 5 भी कम होंगे, 3 कम होंगे। समीकरण नंबर 4। देखिए इधर का साफ कर देते हैं हम। अब देखिए अब क्या बचा हमारे पास? ये बचा कि ये वृत्त था, उसका केंद्र इस रेखा पर स्थित था। तो भी जाओ भाई, दोनों कम मैं औकात में लाग को ज्यादा ताजी दिखाए तो पट्ट कर देवे तुम्हें बता रहे थे। चूंकि वृत्त का केंद्र क्या होता है? वृत्त का केंद्र माइनस जी कामा माइनस एफ, रेखा x प्लस वाई बराबर 2 पर स्थित है। जिस पर स्थित है या होकर जा रहा है उसको क्या करता है? संतुष्ट। तो रख दो, क्या आ जाएगा? माइनस जी कामा माइनस एफ बराबर 2। समीकरण नंबर 5। अब 4 और 5 को हल करके क्या करना है हमें? जी और एफ का मान निकालना है। तो 4 और 5 को कैसे हल करें? या तो एफ का गुणांक बराबर हो या तो जी का, नहीं बराबर है तो इसमें गुणा कर लें। अगर जी का गुणांक बराबर करना चाहते हो तो दरवाजा बंद कर दो यार। जी का गुणांक अगर बराबर करना चाहते हो तो जी का गुणांक कैसे बराबर हो? जी दुई का गुणा कर दिया नहीं सकते। अगर एफ का गुणांक बराबर करो चाहते हो तो 12 गुणा जी का गुणांक बराबर कर ले रहे हैं। समीकरण 5 में इतने से 2 से गुणा करने पर, गुणा करके जो आएगा उसे समीकरण 4 में रखने पर नहीं का। अगर
गुणा कर पहले देखो माइनस का 2g और माइनस का 2f इक्वल टू 4। चिन्ह एक है समान है कि विपरीत है? समान। अगर चिन्ह समान हो तो घटाओ जात है और चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ो जात है। चिन्ह कैसे है के समान तो काग लिख दे जोड़ दे घटाने पर। समीकरण 5 में 2 से गुणा करके समीकरण 4 में घटाने पर लिख दी है ना। तो इसका मतलब कि पहले ओखा लिखन भाषा के अनुसार और फिर एका घटावन। नहीं तो हम लिखन कि समीकरण 5 में 2 से गुणा करके जैसा हमने लिख दिया उसके अनुसार पहले हमें लिखना पड़ेगा। अब समीकरण कौन सा 2g इसको इधर ले आएंगे कितना आ जाएगा 17। इसको अब घटाएंगे इसमें तो क्या होगा माइनस का 2g माइनस का 2f घटाने पर क्या होगा चिन्ह बदल जाते हैं प्लस प्लस माइनस। इससे कट गया कितना बचा माइनस का 10f 17 में कम हो गया कितना 4 तो कितना बचा 13। तो यह बराबर क्या आ जाएगा 13 बटे माइनस 10। तो यह बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 13 बटे 10 लिखा रहने दे चाहे 1.3 लिख दे ठीक चाहे 13 बटे 10 ही लिखा रहने दे माइनस का 13 बटे 10। अब बात समझ लीजिए पूरा इसके बाद हल कर लेना। यफ का ये मान समीकरण 5 में रख दो चाहे 4 में तो का मान निकल आएगा जी का। अब क्या मान मिल जाएंगे तुम्हें जी और एफ के। तो अब हमें सी का मान और चाहिए तो समीकरण 2 में रख दो चाहे 3 में का मान जी और एफ का। जी और एफ का मान रखोगे इसमें चाहे इसमें तो अब का मान मिलेगा सी का। जब सी का भी मान मिल जाएगा तो जी एफ और सी के मान समीकरण 1 में रख देंगे जो आएगा वही वृत्त का समीकरण होगा। थोड़ा इसका कैलकुलेशन तो समलो में आ रहा है ठीक है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ऐसा रखा रहने दो भिन्न में ठीक है। तो उदाहरण होगा कर लो कट्टे से टाइम हो जाएगा रुक जाओ देखो